नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 13 नवंबर। 13 नवंबर का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से अपनी ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। प्रतिदिन आपको क्लास मिलती है। इस क्लास की पीडीएफ के अंदर चीज़ें डिटेल एनालिसिस के साथ मिलती है, स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ मिलती है। तो ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इस क्लास के अंत में बताऊंगा। आज की क्लास के अंत में जो भी फिल्म पुरस्कार दिए गए थे कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। आगामी एक साल में जितने भी एग्जाम है, प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन वहां से जरूर बनेगा, ठीक है, तो उनको आप जरूर देखना। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहेब डिवाइस। नी रिहेब डिवाइस, नी यानी घुटना होता है, घुटने को रिहेब यानी जब घुटने का ऑपरेशन किया जाता है तो उसके नीचे एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको नी रिहेब डिवाइस बोला जाता है। पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहेब डिवाइस है वो किसने विकसित की है? तो वो किया आईआईटी रोपड़ ने। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ठीक है। आईआईटी रोपड़ ने घुटने के पुनर्वास के लिए एक पेटेंट प्राप्त पूर्णतः यांत्रिक सीपीए मशीन लॉन्च की है, ठीक है। पूर्णतः यांत्रिक का मतलब क्या हुआ? पूर्णतः यांत्रिक है, ठीक है, सीपीए मशीन है। इस पर अपन मैं आपको अच्छे से मैं बता देता हूं ये मशीन क्या है क्या नहीं। वैसे देखिए, एक आती है मोटर चलित सीपीएम मशीन। क्या आती है? मोटर चलित। एक मोटर चलित सीपीएम मशीन आती है, उसमें क्या होता है, मोटर लगी होती है। मोटर में जब आप विद्युत दोगे तो वो मोटर चलेगी और उसके बाद में ये मशीन काम करती। जैसे ये घुटने का ऑपरेशन हुआ, कई बार क्या घुटने का ऑपरेशन होता है तो उसके नीचे इस तरह की मशीन लगाई जाती है जिससे व्यक्ति चलता है, ठीक है। एक तो आती है मोटर चलित सीपीएम मशीन, ये तो पहले से बन रखी है। लेकिन जो आईआईटी रोपड़ ने जो बनाई है वो कौन सी है? वो यांत्रिक सीपीएम मशीन है। यांत्रिक सीपीएम का मशीन का मतलब हुआ ये बिना, ये जो मशीन है ये बिना विद्युत के चलेगी, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से चलेगी, यानी पिस्टन लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। एक पिस्टन पुली प्रणाली पर आधारित है। पिस्टन को जब व्यक्ति फोर्स के साथ दबाएगा तो पिस्टन वापस, जब इससे फोर्स हटेगा तो पिस्टन वापस ऊपर की तरफ आएगा और मशीन काम करेगी, ठीक है। तो यांत्रिक सीपीएम मशीन है, पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहेब डिवाइस है, जो आईआईटी रोपड़ ने तैयार किया। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये पहला पूर्णतः यांत्रिक सीपीएम मशीन है। इससे पहले जो मोटर चलित सीपीएम मशीनें चलती थी, अब इसकी जगह इसको प्रतिस्थापित किया गया। ये एक पिस्टन पुली प्रणाली का उपयोग करता हुआ है। बिजली की आवश्यकता इसके अंदर नहीं पड़ती है। पोर्टेबल है, लागत कम लगेगी इससे। पोर्टेबल का मतलब है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कई बार क्या होता है, करंट अफेयर के क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं। जनरली तो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आते हैं उसको अपन आसानी से समझ लेते हैं कि चीज क्या है, किसके बारे में। कई बार ऐसे ऑफरोड क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें अपन को ऑफरोडिंग करनी पड़ती है फिर, क्योंकि ये चीजें, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको वाइड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं देखा जाता आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से हो, आप जियोग्राफी बैकग्राउंड से, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, यहाँ पर सारी चीजें मिक्स में आती है, ठीक है। कौन से वायुसेना स्टेशन में IFA यानी इंडियन एयरफोर्स C-295 में फुल मोशन सिम्युलेटर का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है? एक ऐसा कौन सा वायुसेना का स्टेशन है जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स ने C-295 फुल मोशन सिमुलेटर का उद्घाटन किया? ये फुल मोशन सिमुलेटर है क्या? ये एक्चुअल के अंदर ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर जो पायलट होते हैं उनको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। सिमुलेटर पायलट प्रशिक्षण केंद्र है ये। उससे क्या होगा, उसके अंदर जब पायलट उसका प्रशिक्षण करेगा या उसके अंदर जब ट्रेनिंग करेगा तो ऐसा माहौल बनाया गया, उसको लगेगा जैसे वो रियल प्लेन ही उड़ा रहा है, ठीक है। तो मोशन सिमुलेटर है, उसी को बोलते हैं जिसके अंदर एक पायलट ट्रेनिंग करता है, उसको सारी चीजें कृत्रिम रूप से प्रोवाइड करवाई जाती है जो एक लड़ाकू विमान में होती है, ठीक है। उससे क्या होगा, इससे इसके अंदर ट्रेनिंग करने से होता क्या है, तो वायुसेना के अंदर जो भी पायलट लगे हुए हैं उनमें एक तो एयरलिफ्ट की क्षमता बढ़ जाएगी, पैरा ड्रॉपिंग की क्षमता बढ़ जाएगी, मेडिकल में अगर कोई इमरजेंसी होगी तो वहां से जल्दी से कैसे निकालना है, उन सभी परिस्थितियों को वहां पर जनरेट किया जाता है और उस परिस्थितियों में कैसे वो व्यक्ति रिएक्ट करेगा उसको लेकर उसको प्रशिक्षित किया जाता है। उसके लिए मोशन सिमुलेटर मशीन लगाई गई है, ठीक है। तो ये कौन से वायुसेना स्टेशन पर लगाई गई है? इंडियन एयरफोर्स के कौन से वायुसेना स्टेशन पर लगाई गई है? तो आगरा। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ठीक है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने जो वायुसेना का स्टेशन है आगरा के अंदर, वहां पर अभी एक आधुनिक
C295 फुल मोशन सिमुलेटर का उद्घाटन किया था। ठीक है, ये सिमुलेटर क्या करेगा, तो पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा, जिसे एयरलिफ्ट, पैराड्रॉपिंग और मेडिकल निकासी जैसी विभिन्न परिस्थितियों के अंदर, विभिन्न मिशनों के अंदर काम आएगा, जिससे जो परिचालक होगा, जो पायलट होगा, उसमें तत्परता और उड़ान सुरक्षा में सुधार होगा। ठीक है, ये सारी चीजें अखबार में लिखी हुई थी, तो एज इट इज मैंने आपको बता दी है, क्या मैटर था क्या नहीं था, ध्यान रखना है। आगरा का वायुसेना स्टेशन है वो। देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर प्रतिदिन हमें क्लास दे रहे हैं, क्लास में वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है, सर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और डेली के डेली डिटेल में सर ने जो प्रोमिस किया था, यानी डिटेल पीडीएफ का, वो भी प्रोवाइड करवाते, तो हम क्या करें इसके बदले में, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, पीडीएफ भी फ्री में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके लिए आप लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना। उससे क्या होगा, प्रतिदिन आपको डेली करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, उससे मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ को लेने के दो तरीके हैं, एक तो मंथली पीडीएफ आती है अपनी, वो तो टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से ले लेना। दूसरा, ये नंबर है 9887809083, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, बोलना है कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए, और हम बार बार मैसेज नहीं करेंगे, डेली भेजते रहना, तो वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, जहां आपके नंबर किसी को नहीं दिखेंगे, तो आपको डेली के डेली पीडीएफ मिलती रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है इसका। ये हमारी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। इस पे क्या मिलता है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, सीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, या राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके अगर आपको हाथ से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, बुक की फॉर्मेट में भी यहाँ पर मिलते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे पहुंच जाएंगे। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेंगे। जिस वैकेंसी का आप सिलेबस मंगवाओगे, जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स में बहुत ही अच्छा कंटेंट लिखा मिलेगा, ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर कोई भी अगर एजुकेशन को लेकर न्यूज आती है, करंट अफेयर की समरी हो गई, वो सारी चीजें यहाँ पे डालते हैं, तो इसको भी फॉलो कर लेना। टाटा पावर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किस क्षेत्र में साझेदारी की है, जल शक्ति, अक्षय ऊर्जा, सड़क परिवहन या कृषि। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में टाटा पावर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक साझेदारी की है। दोनों कंपनियों के नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। टाटा पावर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके लिए, अक्षय ऊर्जा के लिए एक समझौता किया है। क्या है, कितने रुपए का है, एक तो इस समझौते की राशि याद रखना, 550 करोड़ रुपए निवेश करेगा टाटा पावर। कौन, टाटा पावर इस समझौते के तहत 550 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है, निवेश करने वाला है अक्षय ऊर्जा के एकीकरण के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। किसके साथ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। किसके लिए, अक्षय ऊर्जा के लिए। कौन करेगा, टाटा पावर करेगा। कितने करेगा, 550 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, इन 550 करोड़ रुपए के अंदर ये टाटा ग्रुप देगा क्या इनको, एक तो 10.8 मेगावाट की पवन ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। कितनी, इस एयरपोर्ट को, $10.8 मेगावाट की पवन ऊर्जा। इसके साथ में एयरपोर्ट की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 13 मेगावाट ऑन साइट सौर ऊर्जा क्षमता का विकास भी होगा इसके तहत। कितना, 13 मेगावाट। ये क्या होगी, सौर ऊर्जा होगी। इस सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ होगा, एयरपोर्ट के अंदर होगा, और इसके लिए वहां पर विकास किया जाएगा। पैसे कितने लगेंगे, 550 करोड़ लगेंगे। कौन देगा, टाटा पावर देगा। किसको देगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देगा, ठीक है। ये जो समझौता हुआ है कितने वर्षों के लिए हुआ है, ये कब तक होगा, ऐसा कब तक करेंगे, ये 25 वर्षों तक इसका संचालन होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, टाटा पावर महत्वपूर्ण उपयोगिताओं का विकास भी करेगी और 25 वर्षों तक संचालन और रखरखाव की सेवाएं प्रदान करेगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। कब तक, 25 वर्षों तक। इस क्वेश्चन के अंदर ये सारे फैक्ट बनते हैं। अगर डिटेल में इस क्वेश्चन के जाया जाए तो इससे बाहर क्वेश्चन में कोई भी फैक्ट नहीं बनता है। टाटा पावर और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मध्य साझेदारी हुई है। टाटा पावर इसके अंदर 550 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिससे 10.8 मेगावाट पवन ऊर्जा बनेगी, 13 मेगावाट सौर ऊर्जा बनेगी, जिसका उपयोग एयरपोर्ट के अंदर ही किया जाएगा, और 25 वर्षों तक टाटा ग्रुप है वो इसका रख रखाव और देखरेख करेगा। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसे चुने गए हैं। अगर आप पिछले 1 साल से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपने
पिछले एक साल में सीरियस होकर स्टैटिक्स जीके या करंट जीके पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे दोगे, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, ये नया सिलेक्शन नहीं है, नया अध्यक्ष नहीं है, ये पुनर्नियुक्ति हुई है। पुनर्नियुक्ति का मतलब पहले जो थे वही वापस बने हैं। तो बताओ कौन बने हैं इसके अंदर? तो ये बने ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है इसके अंदर, तैयब इकराम। तैयब इकराम को पुनः नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ओमान, ओमान के मस्कट में, कहां पर? कल की ही घटना है, ओमान के मस्कट के अंदर 49वीं FIH, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसकी वैधानिक कांग्रेस की बैठक थी, जिसके दौरान तैयब इकराम को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। तो अब इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? 4 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, तो कहां पर? ओमान मस्कट के अंदर। क्या था? 49वीं FIH वैधानिक कांग्रेस थी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, जिसके अंदर इनकी पुनः नियुक्ति की गई है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के स्टैटिक्स जीके के बारे में, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? लोजेन के अंदर है। कहां पर है? लोजेन के अंदर। लोजेन कहां है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड लोजेन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? यह भी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। 7 जनवरी 1924 को फ्रांस के पेरिस के अंदर हुई थी। कहां पर? पेरिस। पेरिस कहां है? फ्रांस में है। कब हुई थी? 7। देखिए इसके अंदर क्या है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इस प्रकार के जो संघ आते हैं इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्तमान में CEO कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कोई नया अध्यक्ष चेंज होता है तो फिर वो पूरा, जैसे अभी इसके महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए करंट में, तो स्टैटिक्स में पूरी संभावना है कि इसके बारे में पूछ लिया जाए, अगर ये ना पूछे तो। ठीक है, ध्यान रखना है। 7 जनवरी 1924 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्तमान में इसके CEO कौन है? थियरी वेइल। ये है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में स्टैटिक्स जीके। और करंट के अंदर क्या बना था? जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसके अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति हुई थी ओमान के मस्कट के अंदर 49वीं FIH वैधानिक कांग्रेस के दौरान। तैयब इकराम को 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पुणे चुना गया था। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के मुख्यालय की, तो वो है लोजेन स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? पेरिस फ्रांस के अंदर। कब हुई थी? 7 जनवरी 1924 को हुई थी। वर्तमान में CEO कौन है इसके CEO है वर्तमान के अंदर थियरी वेइल। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिसको मैंने अच्छे से आपको कवर करवाने की कोशिश की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम गुलामी विरोधी आयुक्त किसने नियुक्त किया है? ऐसा कौन सा देश है जिसने पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने प्रथम गुलामी विरोधी आयुक्त की नियुक्ति की है। कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व सीनेटर और मानवाधिकार अधिकारी हैं क्रिस इवांस। कौन है? क्रिस इवांस। पहले सीनेट के सदस्य रह चुके हैं, मानवाधिकार के जो मानवाधिकार आयोग है उसके अधिकारी रह चुके हैं। क्रिस इवोस इनका नाम है और इनको प्रथम गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है भाई। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल मॉर्क डेफ्रेले हैं उनका दिसंबर के अंदर जो कार्यकाल शुरू हो रहा है और जो आगे उनका 5 साल का जो कार्यकाल चलेगा उसके लिए इनको ये बनाया गया, 5 सालों के लिए गुलामी विरोधी आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? आधुनिक गुलामी को रोकने के लिए ये प्रयासरत रहेंगे, उनके लिए जवाबदेह रहेंगे। सरकार और व्यवसाय को लेकर समाज में क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं वो सारी बोल वचन की बातें हैं, आपको ध्यान यही रखना है। क्वेश्चन 2 ही फॉर्मेट में आ सकता है। प्रथम गुलामी विरोधी आयुक्त किस देश ने नियुक्त किया है? तो वो किया है ऑस्ट्रेलिया ने। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है, व्यक्ति का नाम पूछा जा सकता है, क्रिस इवोन्स नाम है उनका। ठीक है, थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? थाईलैंड देश के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है सोनू सूद को। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, सोनू सूद। यहाँ जो थाईलैंड की भारत में व्यापारिक रणनीति है उनको भी देखेंगे, यानी पर्यटन को लेकर क्या क्या किया जा सकता है, मार्केटिंग कैसे की जा सकती है पर्यटन को, थाईलैंड के पर्यटन को लेकर भारत के अंदर, उसको भी देखेंगे सोनू सूद। और सोनू सूद को थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भाई। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसको COP29 बोला जाता है वो कहाँ शुरू हो रहा है? ये आज की क्लास का, अब जो मैं क्वेश्चन आज की क्लास में जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अभी आएंगे इसके अंदर देखना। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जिसको कोप बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। कोप 29 कहाँ शुरू हुआ है? बाकू अजरबैजान के अंदर। बाकू क्या है? अजरबैजान की राजधानी है। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, जहां पर कोप 29 प्रारंभ हुआ है। कोप 29 को लेकर क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एक तो इसके अंदर कितने देश शामिल हो रहे हैं, तो इस बार इसके अंदर भारत समेत लगभग 200 देश शामिल हो रहे हैं। कितने? 200 देश शामिल हो रहे हैं और भारत भी शामिल हो रहा है इसके अंदर, ठीक है सर। 200 देश इसके अंदर शामिल हो रहा है। कहां पर शुरू हुआ? बाकू अजरबैजान के अंदर शुरू हुआ। भारत को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका कब मिलेगा? 18 और 19 नवंबर को। कब? 18 और 19 नवंबर। 18 और 19 नवंबर को भारत अपनी बात रखेगा इसके अंदर, ठीक है। इस सम्मेलन के अंदर भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं क्या रहेगी? भारत इस सम्मेलन में 2 प्राथमिकताओं के साथ इस सम्मेलन के अंदर आया है। पहली प्राथमिकता तो यही है, जलवायु वित्त पर विकसित देशों की जवाबदेही सुनिश्चित करे सरकार। इसके अलावा ऊर्जा स्रोतों में समतापूर्वक परिवर्तन का लक्ष्य भी प्राप्त करना, ये 2 मुख्य उद्देश्य रहेंगे भारत के इसके अंदर। इसके अलावा 2021 के अंदर अफगानिस्तान है वो लास्ट बार इसके अंदर शामिल हुआ था, इस बार वापस हो रहा है। वर्ष 2021 के अंदर अफगानिस्तानी सत्ता पर जब कौन काबिज हुए थे? तालिबान काबिज हुए थे। उसके बाद में तालिबानी लोग जो है, तो तालिबान है वो पहली बार संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में भाग लेगा। 2021 के अंदर ये हुआ था अफगानिस्तान में, उसके बाद कभी अफगानिस्तान ने भाग नहीं लिया था इसके अंदर। और 2021 के बाद ये जो तालिबानी है ये पहली बार संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। 70वें क्रम के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2022 के थे वो कल दिए गए थे। कहां दिए गए थे? कल वो दिल्ली में दिए गए थे, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए थे। कुछ पुरस्कार दिए थे जो एज ए टीज पूछे जाने की संभावना है, अभी बता रहा हूं, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है, ठीक है। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के अंदर फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। किसके लिए दिया गया? कांतारा के लिए दिया गया। कांतारा एक कन्नड़ फिल्म थी जिसके लिए इनको फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, ठीक है। किसमें? फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको? ऋषभ शेट्टी को। ये ऋषभ शेट्टी जी की फोटो है। 5-6 पुरस्कार दिए गए थे, इंपोर्टेंट मैं बता देता हूं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का किसको दिया गया भाई? मैंने इसके बारे में तो आपको अच्छे से समझाया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या होता है क्या नहीं होता है। इसकी घोषणा पहले ही 3 अक्टूबर को हो गई थी, तो 3 अक्टूबर का करंट अफेयर देख लेना, अपने इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ा होगा, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है और भारतीय सिनेमा में अमूल्य योगदान के लिए इनको यह दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये कौन है? मिथुन दादा है, ठीक है। अगला पुरस्कार है सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन, ठीक है। किस लेखन के लिए? द अल्टीमेट बायोग्राफी लेखन के लिए इंग्लिश के अंदर इन्होंने लिखा था। इसके लिए किशोर कुमार को दिया गया। ये किशोर कुमार की फोटो है। कौन सा पुरस्कार? सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार किसको दिया गया है? किशोर कुमार को दिया गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर फीचर फिल्म का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का है। पहले अभिनेता का बताया था ऋषभ, मैंने अभिनेता का बताया था। अब फीचर फिल्म के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? मानसी पारेख को दिया गया है। कच्छ एक्सप्रेस के लिए, गुजराती फिल्म है कच्छ एक्सप्रेस, उसके लिए मानसी पारेख को दिया गया है। ये मानसी पारेख की एक फोटो है भाई। फीचर फिल्म के अंदर सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो श्रीपत को दिया गया है, ठीक है। मालिकपुरम के लिए दिया गया, मलयालम की एक मूवी है मालिकपुरम, उसके अंदर श्रीपंत थे। ये श्रीपंत की फोटो है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार फीचर फिल्म की कैटेगरी के अंदर इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अंतिम पुरस्कार कल यही दिया गया था इसके अंदर। फीचर फिल्म के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया था? नित्या मेनन को दिया गया था। तिरुचित्रम्बलम जो तमिल की मूवी है उसके लिए दिया गया था नित्या मेनन को। ये नित्या मेनन की फोटो है और फीचर फिल्म के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इनको यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये कल कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के अंदर पुरस्कार दिए गए थे, फिल्म पुरस्कार दिए गए थे 2022 वाले, अभी 2024 के अंदर दिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इस क्लास में से बनने की पूरी संभावना रहेगी। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत कैसी लगी, अगर ये सब चीजें अच्छी लगी तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट करते रहना, इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य के ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।